आइए, हम लोगों ने पिछली क्लास में सेमीकंडक्टर के बारे में लगभग बेसिक्स सारे पढ़ लिए थे। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एनर्जी बैंड्स, फॉर्मूला मास एक्शन लॉ का NE/NH = NI²। इसके बेसिस पे एनसीईआरटी में एग्जांपल्स वगैरह हैं, वो लगा लेना। हमें जरूरत थी इन चीजों को कि फॉरवर्ड एनर्जी गैप क्या होता है, फिर एक्सेप्टर एनर्जी लेवल, डोनर एनर्जी लेवल, इन सब पे बेस्ड क्वेश्चन मार्केट में अवेलेबल है और आते रहे हैं प्रीवियस ईयर में, तो इसलिए ये पढ़ाना डिटेल में जरूरी था। बाकी थ्योरी के हिसाब से अगर बात किया जाए नीट टारगेट करके, तो थ्योरी थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है। अब आज हम लोग एप्लीकेशन ऑफ द सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के बारे में बात करेंगे। तो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस जो हमें पढ़ना है वो है पीएन जंक्शन डायोड्स या सिंपल जंक्शन डायोड्स, दूसरा ट्रांजिस्टर। यही दो चीजें हमें पढ़नी है। जंक्शन डायोड्स में ही हमें पहला पढ़ना होगा सिंपल पीएन जंक्शन डायोड। उसके बाद में पीएन जंक्शन डायोड ही होता है, थोड़ा सा उसमें एक्स्ट्रा डोपिंग कर दिया जाता है तो बन जाता है जनरल डायोड। फिर डोपिंग लेवल या स्पेसिफिक डोपिंग्स के साथ में स्पेसिफिक मटेरियल्स का हम लोग और पीएन जंक्शन डायोड बनाते हैं, तो वो एलईडी बढ़ेंगे। एलईडी, फोटो डायोड, सोलर सेल, ये सब हो गए लाइट ऑपरेटेड, लाइट के फॉर्म में सारी चीजें जो हो रही, तो ऑप्टो इलेक्ट्रिक डिवाइसेस, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हो जाएंगे। तो जो कुछ भी हमें पढ़ना है बेसिकली वो पीएन जंक्शन पढ़ना है, पी और एन का जंक्शन। दरअसल हमें क्या करना है, तो पीएन जंक्शन के बारे में सारी चीजें पढ़ने से पहले थोड़ा सा जान लेते हैं। पीएन जंक्शन कैसे बनता है और फॉर्मेशन के बाद कौन कौन सी स्पेशल प्रॉपर्टीज हमें मिल जाती है, जिसका हमें आगे फर्दर यूज करना होता है। पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर का एक ज्वाइंट बनाया जाए। एक वेफर पी टाइप लाए, एक वेफर एन टाइप लाए, दोनों को ज्वाइंट कर दिया तो पी एन जंक्शन बन गया। ऐसा नहीं बनता, ऐसे नहीं बनता कि पी टाइप लाए, एन टाइप लाए और बीच में एडहेसिव लगा दिए, फिर ज्वाइंट करना पड़ेगा ना। तो जब एडहेसिव लगा दोगे तो दो सेमीकंडक्टर्स के बीच में एक थर्ड टाइप ऑफ मटेरियल आ जाएगा जो कि सेमीकंडक्टर्स का जंक्शन नहीं बनने देगा। पी टाइप और एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का जंक्शन नहीं होगा। पी टाइप सेमीकंडक्टर के साथ में जंक्शन पे आएगा वो एडहेसिव, फिर एडहेसिव के साथ एन टाइप। तो बीच में माइक्रो लेवल पे कितना भी पतला लेयर एडहेसिव डाला जाएगा, वो माइक्रो लेवल पे या एटॉमिक लेवल पे एक गैप जनरेट कर देगा सेमीकंडक्टर्स के बीच में। मतलब पी टाइप और एन टाइप डायरेक्टली एक दूसरे से लिंक नहीं होंगे, तो फिर ये पीएन जंक्शन नहीं होगा। तो पीएन जंक्शन जब बनाया जाता है तो हल्का सा मैंने बताया था कि डोपिंग कैसे करी जाती है। तो सपोज इस रीजन में मान लिया एल्युमिनियम ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी वेपर फॉर्म में अवेलेबल है। हम सिलिकॉन के वेफर को लेकर के आए और यहां पे हीट कर दिए, तो क्या होगा कि एल्युमिनियम के जो एटम्स होंगे, है ना, जो वेपर फॉर्म में होंगे, वो बीच बीच में कुछ सिलिकॉन एटम्स को रिप्लेस करके और फाइनली एक वेफर बनाएंगे जो कि इम्प्योर सेमीकंडक्टर होगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर, क्योंकि एल्युमिनियम ट्राइवैलेंट है। अब पी टाइप सेमीकंडक्टर का वेफर हमारे पास है, मान लिया सिलिकॉन का है, सिलिकॉन का पी टाइप सेमीकंडक्टर का वेफर हमारे पास है। अब मैं उस रीजन में इसको लेके जाऊंगा जहां पे वेपर के फॉर्मेट में पेंटावैलेंट इंप्योरिटी अवेलेबल, जैसे फास्फोरस। तो पेंटावैलेंट इंप्योरिटी जहां अवेलेबल होगा वहां पे ले जाएंगे, हीट करेंगे, लेकिन कुछ पोर्शन को कवर करके रखेंगे। कुछ पोर्शन को कवर करके रखा और कुछ पोर्शन को ओपन करके रखा, हीट किया। अब इस रीजन में ट्राइवैलेंट था, मतलब एक्सेस में होल था। इस रीजन में होल है, यहां भी होल है। ये रीजन एक्सपोज्ड नहीं है, इस रीजन को ओपन कर दिया, एक्सपोज्ड है। तो जब पेंटावैलेंट इंप्योरिटी आएगा, बैठेगा अंदर जाकर के, तो मान लो कि पहले से 50 होल थे और यहां से 100 फ्री इलेक्ट्रॉन्स मैंने इंसर्ट, 100 पेंटावैलेंट इंप्योरिटी मैंने इंसर्ट करा दी, तो पहले 50 होल को फिल कर लेगा, वो खत्म होगा और बचेगा एक्स्ट्रा में 50 इलेक्ट्रॉन। तो हमारे पास इफेक्टिवली जो एक्सपोज्ड रीजन था वो एन टाइप सेमीकंडक्टर बन चुका होगा, और जो क्लोज्ड रीजन था, जो अनएक्सपोज्ड था, वो पी टाइप तो है ही है। तो हमारे पास एक तरफ पी टाइप, दूसरे तरफ
एन टाइप वेफर, एक सिलिकॉन वेफर में एक साइड में पी टाइप, दूसरे साइड में एन टाइप, बीच में कोई और मटेरियल नहीं है, सिलिकॉन के वेफर पे पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर का जंक्शन बन गया। अब जंक्शन पे क्या होता है, तो जब हम पी टाइप के सिलिकॉन वेफर को लेकर के जाते हैं और उसके कुछ पोर्शन को पेंटावैलेंट इंप्योरिटी उसमें इंसर्ट करा देते हैं, तो इफेक्टिवली हमारे पास जो वेफर बचा वो थिन सिलिकॉन का वेफर का एक साइड में पी टाइप सेमीकंडक्टर, एक साइड में एन टाइप सेमीकंडक्टर और एक मेटलर्जिकल जंक्शन बनता है, मेटलर्जिकल जंक्शन बनता है। दिस इज कॉल्ड पीएन जंक्शन। इसी को क्या बोला जाता है, लेकिन पीएन जंक्शन जैसा दिख रहा है ऐसा नहीं होगा, बना ही देता हूं। चलो, तो होता क्या है, ये जंक्शन फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ, यहां पे हमारे पास, अब होल को H से लिख देता हूं, है ना, यहां पे होल्स है पी टाइप सेमीकंडक्टर में, इस साइड में होल है और एन टाइप में एक्सेस में क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, चाहते तो गोला ही बना देते, होल्स और इलेक्ट्रॉन्स लिख देते हैं। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स एन साइड रीजन में है। अच्छा, यहीं पे ही कुछ ना कुछ तो माइनॉरिटी कैरियर भी होगा, मान लिया एक दो होल है, यहाँ पे माइनॉरिटी कैरियर भी अवेलेबल है और यहाँ पे माइनॉरिटी कैरियर फ्री इलेक्ट्रॉन। पी टाइप रीजन में माइनॉरिटी कैरियर फ्री इलेक्ट्रॉन है, मेजॉरिटी होल है। एन टाइप में माइनॉरिटी होल है और मेजॉरिटी कैरियर्स जो है वो चार्ज कैरियर्स वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। अब यहाँ पे क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन और होल्स जंक्शन के एक साइड में देखा जाए, इधर साइड में इलेक्ट्रॉन, इधर साइड में होल, तो इलेक्ट्रॉन यहां ज्यादा यहां कम, एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बनेगा, एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बनेगा। तो इलेक्ट्रॉन जो होगा वो एन टाइप रीजन से, इलेक्ट्रॉन जो होगा वो एन टाइप रीजन से डिफ्यूज करेगा। इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज कहां से कहां तक, एन टाइप रीजन से पी टाइप रीजन की तरफ, जहां पे वो माइनॉरिटी कैरियर है। पी टाइप में इलेक्ट्रॉन आएगा तो वहां पे माइनॉरिटी होगा, लेकिन कंसंट्रेशन डिफरेंस है, यहाँ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम ज्यादा है, यहाँ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम कम है और रास्ता अवेलेबल है, फ्री है। तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के कारण डिफ्यूजन कॉन्सेप्ट जानते हैं, जिसमें कोई एक्सटर्नल सपोर्ट की जरूरत नहीं होती, विदाउट एनी एक्सटर्नल सपोर्ट और वोल्टेज, चार्जेस और एनीथिंग। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के कारण, मान जैसे यहाँ पे तुम लोगों ने सुना होगा डिफ्यूजन गैस में, पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, यहाँ पे हम लोग सेंट कर स्प्रे करते पूरे रूम में तुरंत फैल जाता है, कोई इसको ढकेलता नहीं है, स्प्रे केवल करते बस उतना ही तो सब तरफ क्यों फैलता है, क्योंकि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, ऑटोमेटिक फ्लो होता है। तो वैसे ही चार्जेस का भी ऑटोमेटिक फ्लो होता है। इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज करता है एन टाइप रीजन से पी टाइप रीजन में, और होल्स डिफ्यूज करते हैं फ्रॉम पी टाइप रीजन टू, होल्स का डिफ्यूजन होगा कहां से कहां तक, पी टाइप रीजन से एन टाइप रीजन में। क्लियर हुआ ये पॉइंट। अब होगा क्या कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज किया, इलेक्ट्रॉन यहां से डिफ्यूज करके यहां पे आया और सपोज इस रीजन में जब पहुंचा तो होल को चाहे फिनिश कर दिया, या होल का डिफ्यूजन इस साइड में भी बोल सकते हो, होल इधर से इधर की तरफ डिफ्यूज किया। तो जैसे ही ये डिफ्यूजन स्टार्ट होगा, होल इधर जाएगा, इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, तो इलेक्ट्रॉन के साथ में इलेक्ट्रॉन गया, इलेक्ट्रॉन गया तो इलेक्ट्रॉन गया तो अपना जो फास्फोरस एटम था इसका, वो इलेक्ट्रॉन जब तक उसके आसपास घूम रहा था उस रीजन में, तब तक तो फास्फोरस का पॉजिटिव चार्ज को ये इलेक्ट्रॉन कैंसिल किए था, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन अब यहां से चला गया तो अपनी जगह पे वो फास्फोरस एटम को छोड़ के जाएगा, और फास्फोरस एटम का आउटर मोस्ट एक इलेक्ट्रॉन चला गया, मतलब फास्फोरस एटम पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, और वो चारों तरफ से सिलिकॉन से बंधा हुआ है, बॉन्ड बना हुआ है। इसका मतलब फास्फोरस एटम इमोबाइल आयंस होगा, मतलब फास्फोरस एटम पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस होगा, लेकिन वो मूव नहीं कर पाएगा। वो कैसा आयन होगा, इमोबाइल आयन होगा। मतलब इसका जो नेक्स्ट डायग्राम अगर मैं बनाऊं तो नेक्स्ट डायग्राम में क्या बनेगा कि जंक्शन के एक साइड में, जंक्शन के एक साइड में जहां एन टाइप सेमीकंडक्टर है, वहां से फ्री इलेक्ट्रॉन जब खाली होगा
तो करेस्पॉन्डिंग इमोबाइल पॉजिटिव आयंस को छोड़ के जाएगा। इमोबाइल आयंस को जंक्शन के पास में छोड़ा, तो सिमिलरली होल से चाहे यहां आके कंबाइन हुआ और चाहे होल उधर चला गया। तो होल भी क्या था, होल अगर गायब हो, होल अगर गायब हुआ, होल उधर डिफ्यूज करने का मतलब क्या हुआ कि होल में आकर के उधर से कोई इलेक्ट्रॉन बैठ गया, बॉन्ड बना दिया। तो जब बॉन्ड बनाएगा तो एल्युमिनियम के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 है, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बैठ गया, तो एल्युमिनियम जो होगा नेगेटिवली चार्ज्ड आयन की तरीके से बिहेव करेगा। और एल्युमिनियम भी देखो तो अब चारों तरफ से बॉन्ड से बंधा हुआ है, मतलब ये भी पॉजिटिवली नेगेटिवली चार्ज्ड आयन होगा, लेकिन ये भी कैसा होगा, इमोबाइल आयन होगा। कैसा होगा, इमोबाइल आयन होगा, नेगेटिवली चार्ज इमोबाइल आयंस। डिप्लीशन रीजन, यहां पे हमारे पास जंक्शन में, जंक्शन के राइट साइड में अगर एन टाइप है तो एन टाइप रीजन में पॉजिटिव चार्ज इमोबाइल आयंस आएंगे, और पी टाइप रीजन में जंक्शन के पी टाइप साइड में नेगेटिवली चार्ज इमोबाइल हैवी आयंस आएंगे। यहां पे अब यहां पे तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के साथ मैं यहां पे कुछ और नहीं दिखा रहा हूं, एक मतलब इसके पॉजिटिव आयंस को नहीं दिखा रहा, एक यहां पे होल दिखा देता हूं। ठीक, यहां पे होल्स हैं, एक्सेस मेजॉरिटी चार्ज कैरियर और फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। अब ये जंक्शन हमारे पास अभी बना है, अभी बन ही रहा है। अब होगा क्या कि जंक्शन में देखा जाए तो एन टाइप रीजन के जंक्शन के जब एन टाइप साइड में जाएंगे तो वहां पॉजिटिव आयन है और इधर साइड में नेगेटिव आयन है। तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ एक इंटरनल फील्ड डेवलप होगा, एक इंटरनल फील्ड डेवलप होगा, जो फील्ड फर्दर डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड डिफ्यूजन ऑफ होल, डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन टू पी और डिफ्यूजन ऑफ होल फ्रॉम पी टू एन प्रिवेंट करेगा, क्योंकि होल इफेक्टिवली पॉजिटिवली चार्ज मान सकते हो पार्टिकल, तो पॉजिटिव चार्ज तो फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, इलेक्ट्रॉन जो होगा वो फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तब इस केस में क्या होगा, ये जंक्शन पे एक फील्ड जो बना वो प्रिवेंट करना शुरू कर देगा डिफ्यूजन ऑफ द चार्जेज अक्रॉस द जंक्शन, फ्री चार्जेस का डिफ्यूजन स्टॉप हो गया। अब यहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाएगा, यहां से यहां तक के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाएगा, जिसको V0 से लिख दिया। एंड दिस पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पे P टाइप साइड हायर पोटेंशियल पे होगा और N टाइप साइड लोअर पोटेंशियल पे होगा। दिस इज कॉल्ड बैरियर पोटेंशियल, बैरियर पोटेंशियल या बस ठीक है, बैरियर पोटेंशियल लिख देता हूं। ये बैरियर का काम करेगा, हाइट ऑफ मतलब जितना ज्यादा पोटेंशियल होगा उतना हाई बैरियर मान लिया जाएगा, उतना हाइट ज्यादा हो गया बैरियर का। अब समझना जरा, ये जो बीच में जंक्शन में इमोबाइल आयंस बने, ये रीजन जो होगा ना इस रीजन में होल पाया जाएगा ना ही फ्री इलेक्ट्रॉन। अगर कहीं भूल से फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाए तो तुरंत इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में फोर्स लगा के इधर ढकेल देगा, होल आ जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगा करके इधर ढकेल देगा। मतलब ये वाला जो रीजन जंक्शन के पास में बीच में आया है, ये रीजन वैकेटेड है, खाली है फ्रॉम द फ्री चार्ज कैरियर, वैकेटेड, डिप्लीटेड, सिंपल वर्ड। जंक्शन पे थोड़ा सा रीजन एन साइड में, थोड़ा सा रीजन पी साइड में मिला करके जंक्शन पे ये जो रहा हमारे पास, दिस रीजन इज डिप्लीटेड फ्रॉम द फ्री चार्ज कैरियर्स, free electrons or holes, therefore this region is called barrier। इसको इसी रीजन को क्या बोला जाता है, दिस इज कॉल्ड डिप्लीशन रीजन। क्या बोला जाता है, डिप्लीशन रीजन। अच्छा समझना, अभी इक्विलिब्रियम नहीं आया होगा, इक्विलिब्रियम कब आता है, देखो जरा, यहां पे डिफ्यूजन तो समझ में आया। अब ये बैरियर बनने के बाद क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इधर डिफ्यूज करना कम कर देंगे क्योंकि बैरियर लग गया, होल इधर डिफ्यूज करना कम कर देंगे क्योंकि बैरियर लग गया। लेकिन अगर यहाँ पे देखा जाए तो एन टाइप रीजन में होल जो रहा माइनॉरिटी कैरियर है,
और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी कैरियर है पी टाइप रीजन में, तो इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे होगा इसको ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में फोर्स लगा करके पी टाइप के माइनॉरिटी कैरियर को इंटरनल फील्ड फोर्स लगा करके ड्रिफ्ट करा देगा एन टाइप रीजन में जहां पे ये माइनॉरिटी मेजॉरिटी कैरियर है। वैसे ही यहां का जो होल होगा वो फील्ड के फोर्स के कारण ड्रिफ्ट करके इस साइड में आ जाएगा। तो अभी क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन इधर, होल इधर, इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ जब जाएगा तो कन्वेंशनल करंट इस डायरेक्शन में होगा, होल जब इधर की तरफ डिफ्यूज करेगा तो कन्वेंशनल करंट इस डायरेक्शन में होगा, होल के कारण करंट इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रॉन का डिफ्यूज करने के कारण भी करंट इस डायरेक्शन में। तो इफेक्टिवली डिफ्यूजन करंट जो होगा वो पी से एन साइड में जाएगा। अब अगर इलेक्ट्रॉन इस साइड में आ रहा, होल इस साइड में आ रहा, माइनॉरिटी कैरियर ड्यू टू द इंफ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो एक इफेक्टिवली अपोजिट डायरेक्शन में ड्रिफ्ट करंट आएगा। तो ये जंक्शन जब फाइनली इक्विलिब्रियम में आएगा तब ड्रिफ्ट करंट जो होगा एट इक्विलिब्रियम ऑफ जंक्शन, एट इक्विलिब्रियम कंडीशन, कब इक्विलिब्रियम अचीव होगा? ड्रिफ्ट करंट या डिफ्यूजन करंट। शुरुआत में क्या होगा? शुरुआत में तो कोई फील्ड नहीं होगा, तो शुरुआत में डिफ्यूजन करंट ज्यादा होगा, ड्रिफ्ट करंट नेग्लिजिबल होगा। धीरे धीरे जैसे जैसे फील्ड बनेगा तो माइनॉरिटी कैरियर्स भी ड्रिफ्ट करना स्टार्ट करेंगे। माइनॉरिटी कैरियर जब ड्रिफ्ट करना स्टार्ट करेंगे और डिफ्यूजन भी साथ में चल रहा होगा, तो डिफ्यूजन के कारण धीरे धीरे जब चार्जेस खाली होंगे तो नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस इधर, नेगेटिव आयंस का मैग्नीट्यूड बढ़ता जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा। बढ़ने के बाद में होगा क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा तो और डिफ्यूजन करंट बढ़ेगा। डिफ्यूजन करंट बढ़ते बढ़ते इतना हो जाए, ड्रिफ्ट करंट सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण माइनॉरिटी कैरियर भी जंक्शन को क्रॉस करने लगेंगे, तो जंक्शन को P से N की तरफ डिफ्यूजन करंट मिल रहा है और N से P की तरफ ड्रिफ्ट करंट मिल रहा है। पहले शुरुआत में डिफ्यूजन ज्यादा, ड्रिफ्ट करंट, तो डिफ्यूजन चलता गया, ड्रिफ्ट भी जैसे जैसे डिफ्यूजन होगा चार्ज बढ़ेगा तो ड्रिफ्ट का अमाउंट भी बढ़ता जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा जब जितना ड्रिफ्ट हो रहा होगा उतना ही डिफ्यूजन हो रहा होगा। जितने चार्जेस ड्रिफ्ट करके जंक्शन क्रॉस कर रहे होंगे और ड्रिफ्ट करंट बना रहे होंगे उतने ही चार्जेस डिफ्यूज करके नेट डिफ्यूजन करंट बना रहे होंगे। जब करंट बराबर होगा एट इक्विलिब्रियम तब वो जंक्शन फाइनली फॉर्म हो चुका होगा इक्विलिब्रियम कंडीशन में। तो एट इक्विलिब्रियम कंडीशन डिफ्यूजन करंट इज इक्वल टू ड्रिफ्ट करंट। एट इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ जंक्शन पीएन जंक्शन डिफ्यूजन करंट किसके बराबर आएगा? ड्रिफ्ट करंट। ड्रिफ्ट करंट समझते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में जब चार्ज मूव करो। डिफ्यूजन कोई इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई एक्सटर्नल सपोर्ट की जरूरत नहीं, केवल किसके कारण हो? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के कारण। अब यही पीएन जंक्शन को जब बन जाए तब उसके बाद में दोनों एंड पे मेटल कनेक्टर लगा दिया जाए, है ना, मेटल कनेक्टर लगा दिया जाए तो उसी से जो डिवाइस बन जाएगा कॉल्ड पीएन जंक्शन डायोड। तो अब हमारे पास बात करता हूं नेक्स्ट पीएन जंक्शन डायोड का। तो ये फॉर्मेशन हो गया और कैसे कैसे मैकेनिज्म बना ये समझ में। अच्छा यहाँ पे एक ग्राफ बना देता हूं पोटेंशियल डिफरेंस को लेकर के। एन टाइप रीजन में तो यहाँ पे फाइनली इधर बना देता हूँ, मान लेता हूँ फाइनल इक्विलिब्रियम कंडीशन ये बन गए। फाइनल इक्विलिब्रियम कंडीशन यहाँ पे हमारे पास बन गया। और सपोज ये बैरियर पोटेंशियल है, ये डिप्लीशन रीजन है, यहां से यहां की तरफ एक इंटरनल फील्ड होगा और इसके कारण ये हायर पोटेंशियल एन टाइप रीजन और ये पी टाइप रीजन लोअर पोटेंशियल। पी टाइप रीजन का जंक्शन
पॉइंट लोअर पोटेंशियल पे होगा और पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, V नॉट के बराबर। यहाँ पे होल्स होंगे एक्सेस में, कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस में होंगे, और कुछ होल्स यहाँ पे माइनॉरिटी कैरियर भी होगा। तब इस केस में यहाँ पे पोटेंशियल ज्यादा, यहाँ पे कम, और लगभग लीनियर पोटेंशियल यहाँ पे जंक्शन से जंक्शन पे अगर 0 माने तो यहाँ से यहाँ तक ये जो पोटेंशियल डिफरेंस आया यहां से यहां तक की वैल्यू V नॉट, ये P टाइप रीजन, और यहाँ पे पोटेंशियल जो आएगा वो N टाइप रीजन में, तो V नॉट की वैल्यू होती है 1.1 वोल्ट फॉर सिलिकॉन और 0.2 वोल्ट फॉर जर्मेनियम। सर डेटा देख लेना एनसीईआरटी से, यही ठीक है। अब पीएन जंक्शन डायोड की बात करते हैं, इसके बाद हम लोग पीएन जंक्शन डायोड की बात करते हैं। ये 0.7 वोल्ट होता है, 0.6 या 7 वोल्ट होता है फॉर सिलिकॉन और 0.2 वोल्ट होता है जर्मेनियम। तो अब यहाँ पे हम लोग पीएन जंक्शन डायोड की बात करेंगे। जंक्शन डायोड पीएन जंक्शन डायोड पी टाइप पीएन जंक्शन विद एक्सटर्नल या विद मेटल कॉन्टैक्ट्स। मेटल कॉन्टैक्ट्स इसलिए देते हैं जिससे कि हम लोग उसको कनेक्ट कर पाए एक्सटर्नल वोल्टेज से, इसी को बोल देते पीएन जंक्शन डायोड। बस यही लगा दिया तो ये क्या बन गया हमारे पास, पीएन जंक्शन डायोड। सॉरी गलत बना दिया, गलत क्या है, डिप्लीशन रीजन V नॉट, P नॉट की वैल्यू वगैरह सारी चीजें बता दी। अब यहाँ पे इसका जो सर्किट सिंबल है, सर्किट सिंबल जो आएगा वो आएगा एरो और एक पतला सा लाइन। ये साइड P होता है और ये साइड N होता है। सिंपल डिफ्यूजन जब हो रहा था तो डिफ्यूजन के कारण करंट का डायरेक्शन किधर की तरफ आ रहा था, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर डिफ्यूज करे तो कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में। होल इस डायरेक्शन में अगर मूव कर रहा है मतलब होल के डिफ्यूज करने का मतलब हुआ इफेक्टिवली पॉजिटिव चार्ज ही इधर की तरफ चल रहा है। वैसे होल को कंप्लीट करने के लिए इधर से इलेक्ट्रॉन ही आया होगा, बॉन्ड बनाया होगा, तो दोनों मिलकर के होल और इलेक्ट्रॉन दोनों का जो डिफ्यूजन करंट है वो P से N की तरफ है। इसीलिए जब डायोड में डिफ्यूजन करंट फ्लो करे तब जो करंट का डायरेक्शन आए उसी डायरेक्शन को ये एरो इंडिकेट करता है। इसी आधार पर पीएन जंक्शन डायोड का ये सिंबल बनाया गया है। अब यहाँ पे लिखना तो लिख दो, हो लिख लो दो चार, अच्छा नहीं कर रहा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारे पास पीएन जंक्शन डायोड हो गया। अब पीएन जंक्शन डायोड में दरअसल क्या है कि भाई एक बैरियर बन चुका है ना, डिफ्यूजन करंट ही इंपॉर्टेंट है सेमीकंडक्टर में। भाई मुझे अगर ड्रिफ्ट करंट का बहुत ज्यादा यूज करना होता तो हम कंडक्टर लगाते ना, जहाँ पे बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन है मूव करते। यहाँ पे ड्रिफ्ट में जो चल रहा है वो माइनॉरिटी कैरियर से एक रीजन में, जहां पे पता लगा कि 10 टू द पावर 30 मेजॉरिटी चार्ज कैरियर से, तब पता लगा वहां पे 10 माइनॉरिटी चार्ज कैरियर अवेलेबल है। तो ऐसे जगह पे हम लोग ड्रिफ्ट करंट बहुत ज्यादा अमाउंट का तो पाएंगे नहीं, इसीलिए अगर मुझे ड्रिफ्ट करंट की जरूरत होती, अगर सेमीकंडक्टर डिवाइस में ड्रिफ्ट करंट का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता तो फिर सेमीकंडक्टर के बजाय हम लोग सिंपल कंडक्टर यूज कर रहे होते। लेकिन अभी हम लोग क्या देख रहे हैं कि सेमीकंडक्टर डिवाइस में जो डिफ्यूजर करंट आया है यही एक ऐसा चीज है जो कि सेमीकंडक्टर की वैल्यू को बढ़ा देता है। क्योंकि ड्रिफ्ट करंट में
चार्ज को फ्लो कराने के लिए तुम्हें एनर्जी देने की जरूरत पड़ेगी, सपोर्ट करना पड़ेगा। लेकिन जब डिफ्यूजन करंट होगा तो केवल कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा और बहाव चलता जाएगा, नदी की धारा बहती जाएगी, केवल तुम उसके बीच में कोई बैरियर ना लगा दो। पानी बह रहा है ना, डिफ्यूजन अगर हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ गैस खोल दिया जाए तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ ऑटोमेटिक जाता है, कहीं किसी पंप की जरूरत नहीं। हाँ, अगर रोकना तो कोई एक बैरियर लगाना पड़ेगा, वो बैरियर लग चुका है, वो बैरियर लग चुका है डिप्लीशन रीजन का फील्ड या पोटेंशियल डिफरेंस। तो इस बैरियर को किसी तरीके से अगर खत्म कर दें तो फिर डिफ्यूजन स्टार्ट हो जाएगा। क्या दिक्कत है? ये बैरियर खत्म करने के लिए हमें अगर ये बैरियर खत्म करना हो तो फिर इसका मतलब इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इधर साइड में पॉजिटिव इधर साइड में नेगेटिव, हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल, इसको काउंटर बैलेंस करने वाला पोटेंशियल देना पड़ेगा। मतलब दोनों एंड पे मुझे एक बैटरी लगाना पड़ेगा जो कि इस V0 को काउंटर बैलेंस कर ले जाए। तब उस केस में इस V0 से जब पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा, पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा तो ये बैरियर का विड्थ डिक्रीज करेगा। अभी विड्थ ऑफ द बैरियर मान लो W है, W0, तो तब हाइट ऑफ द बैरियर डिक्रीज करके W0 से कम हो जाएगा। फिर उसके बाद में कुछ कम हुआ, फिर फ्री इलेक्ट्रॉन्स डिफ्यूजन अमाउंट ज्यादा हो जाएगा, ड्रिफ्ट अमाउंट कम होगा और इफेक्टिवली नेट डिफ्यूजन करंट लार्ज अमाउंट का फ्लो दिखाई देने लगेगा। तो ये बैरियर को गायब करने के लिए पीएन जंक्शन डायोड में हम लोग जो प्रोसेस करते हैं उसको नाम देते हैं बाइसिंग, है ना, बाइसिंग। तो बाइसिंग का मतलब ही क्या होता है? एक्टिवेट और डीएक्टिवेट द सेमीकंडक्टर डिवाइस। तो बाइसिंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। बाइसिंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। पहला फॉरवर्ड बायस। पहला हम लोग अगर बात करें तो हम लोग चाहते हैं कि अंडर फॉरवर्ड बायस, फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बायस। अब इसमें ज्यादा कुछ लिखूंगा नहीं, सीधा डायग्राम बनाऊंगा। क्या होगा कि हम पी टाइप को किसी बैटरी, एक्सटर्नल बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे, एन टाइप को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे। तो ये V पोटेंशियल क्या करेगा? ये पोटेंशियल इस V0 को कम करवाएगा, ये पोटेंशियल इस V0 को कम करवाएगा और फाइनली हमारा डिफ्यूजन स्टार्ट हो जाएगा। विड्थ जो रहा ये पतला हो जाएगा। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस पहले अगर मान लो ये बैरियर का पोटेंशियल डिफरेंस पहले V0 था, है ना, तो अब क्या होगा? ये पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो V0 से कम हो जाएगा। मतलब बचेगा जो वो V0 माइनस V के बराबर पोटेंशियल। इधर से V उधर से V0, तो इफेक्टिवली जो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस बचने वाला है वो V0 माइनस V के बराबर बचेगा। तो पोटेंशियल बैरियर डिक्रीज करेगा, डिफ्यूजन स्टार्ट होगा और डिफ्यूजन स्टार्ट होगा तो इसको अगर मैं चाहूं तो सर्किट के फॉर्मेट में लाना चाहूं तो डिफ्यूजन के केस में बहुत सारे चार्जेस क्रॉस करते हैं जंक्शन को, और देखा जाए तो होल इधर साइड में, फ्री इलेक्ट्रॉन इधर साइड में मूव करेगा, होल इस साइड में मूव करेगा। इफेक्टिवली नेट करंट जो होगा वो पी टाइप रीजन से एन टाइप रीजन की तरफ आएगा और इस करंट को मेजर करने के लिए हम यहाँ पे मिली एमीटर लगाएंगे, मिली एम्पियर में करंट फ्लो करेगा। और फिर उसके बाद में इस पोटेंशियल डिफरेंस V को, इस पोटेंशियल डिफरेंस V को वेरी करा के, फॉरवर्ड पोटेंशियल को वेरी करा के डिफरेंट करंट को जब मेजर करेंगे, यहीं पे करंट लिमिटिंग रेजिस्टेंस भी लगा देंगे, मान लो ज्यादा करंट न जाए, जल न जाए। उसके लिए हम लोग यहाँ पे अब एक IV कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करेंगे, फॉरवर्ड वोल्टेज वर्सेस फॉरवर्ड करंट। फॉरवर्ड करंट की वैल्यू मिली एम्पियर में मेजर करेंगे क्योंकि लार्ज अमाउंट ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स जंक्शन को क्रॉस करेंगे।
तो पहले शुरुआत में देखा गया कि बहुत कम करंट था, लेकिन एक पर्टिकुलर वोल्टेज आने के बाद सडन में करंट की वैल्यू बढ़ गई, बहुत तेजी से बढ़ी। तो जहां से करंट की वैल्यू बढ़ी है तेजी से, वहीं पे बैरियर सडन में मान लो गायब हो गया है। दिस इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड और नी वोल्टेज। इसी को क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड। यहाँ पे जो आएगा वोल्टेज VTH लिख दूं। दिस इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड और नी वोल्टेज। और थ्रेशोल्ड वोल्टेज की वैल्यू जो आएगी वो 0.2 वोल्ट होगा फॉर जर्मेनियम और 0.7 और 6 वोल्ट फॉर सिलिकॉन। ये हमें याद रखना है। ना दिया हो तो अपने मन से सिलिकॉन के लिए 0.7 या 0.6 लेके देखो, आंसर आ जाएगा। अब यहां पे अगर देखा जाए तो डेल्टा V और डेल्टा I, तो इसका स्लोप अगर निकाले तो रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल आएगा, क्योंकि डेल्टा I बाई डेल्टा V, और स्लोप देखो तो बहुत बड़ा आ रहा है। मतलब यहां पे फॉरवर्ड डायनेमिक रेजिस्टेंस अगर लिखो, फॉरवर्ड डायनेमिक रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर, तो RF इक्वल टू आ जाएगा डेल्टा V फॉरवर्ड डिवाइडेड बाय डेल्टा I फॉरवर्ड, एंड दिस इज वेरी स्मॉल, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्लोप ऑफ IV कर्व होगा, VI कर्व ये नहीं है। तो IV कर्व मतलब स्लोप डेल्टा I बाई डेल्टा V होगा, तो इसका मतलब स्लोप का रेसिप्रोकल, और स्लोप ज्यादा, तो यहां से अगर देखा जाए तो दिस इंप्लाइज RF इज वेरी स्मॉल। एंड आइडियल डायोड के लिए ये कितना होता है? एंड फॉर आइडियल डायोड फॉरवर्ड डायनेमिक रेजिस्टेंस ऑफ डायोड इज टेकन एज 0। मतलब वहां पे क्या होता कि नी वोल्टेज तक 0 आता, उसके बाद सडन में ऐसा ग्राफ आ जाता आइडियल वोल्टेज। ये हमारे पास हो गया फॉरवर्ड बायस। अब सेकंड है रिवर्स बायस, तो हम लोग नेक्स्ट बात कर लेते हैं रिवर्स बायस की। सेकेंड पीएन जंक्शन डायोड अंडर रिवर्स बायस। रिवर्स बायस में क्या है कि हम चाहते हैं कि बैरियर और बड़ा हो जाए, कुछ थोड़ा बहुत जो डिफ्यूजन था भी वो और कम हो जाए, है ना। मतलब बैरियर पे फील्ड का मैग्नीट्यूड और पोटेंशियल बैरियर का जो पोटेंशियल डिफरेंस था डिप्लीशन रीजन के बीच में, पोटेंशियल बैरियर, उसका भी मैग्नीट्यूड बढ़ जाए। तो वो बढ़ाने के लिए क्या करेंगे कि जिस पोलैरिटी के साथ बैरियर का पोटेंशियल था, उसी पोलैरिटी के साथ में हम लोग अपने एक्सटर्नल बैटरी को मेटल कांटेक्ट से कनेक्ट कर देंगे, मेटल कांटेक्ट से कनेक्ट कर देंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो इसका मतलब इधर साइड में पॉजिटिव, इधर साइड में नेगेटिव। और इसमें अभी भी करंट तो फ्लो करेगा, क्योंकि भाई इमोबाइल आयंस नहीं चलेंगे, लेकिन दोनों साइड में माइनॉरिटी कैरियर्स तो हैं। और जैसे जैसे तुम पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाओगे, इंटरनल फील्ड का मैग्नीट्यूड बढ़ता जाएगा, क्योंकि अब यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस V0 प्लस V हो जाएगा जो यहां लगाओगे। तो माइनॉरिटी कैरियर्स यहाँ के और इधर के माइनॉरिटी कैरियर अभी भी जंक्शन को क्रॉस करेंगे, लेकिन मेजॉरिटी कैरियर्स के लिए तो बहुत तगड़ा स्टॉप लग जाएगा, है ना, बहुत तगड़ा स्टॉप लगेगा। और इस स्टॉप के कारण, क्योंकि पोटेंशियल बैरियर बढ़ गया, बैरियर हाइट बढ़ गया, तो डिफ्यूजन करंट ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा, लेकिन ड्रिफ्ट करंट आएगा। तो ड्रिफ्ट करंट बहुत ज्यादा अमाउंट का नहीं हो सकता, क्योंकि माइनॉरिटी कैरियर का अमाउंट ही ज्यादा नहीं है दोनों साइड में। तो फिर करंट जो यहाँ फ्लो करेगा वो माइक्रो में मेजर किया जाएगा, माइक्रोमीटर से, ठीक है।
फिर माइक्रो एम्पियर में करंट है और इसके बाद में रिवर्स बायस का वोल्टेज हम लोग वेरिएबल लगा देते हैं। तो अब इस केस में जो बैरियर का पोटेंशियल डिफरेंस पहले V0 था वो इफेक्टिवली अब क्या हो जाएगा, बढ़ के V0 प्लस V के बराबर हो जाएगा। ये तो नॉर्मल सिचुएशन में था, अब क्या हो गया, V0 प्लस V के बराबर आ जाएगा। तो रिवर्स बायस में क्या होता है कि रिवर्स बायस में देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन इधर होल इधर, मतलब करंट N से P की तरफ जाएगा। तो अगर P से N की तरफ करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव है तो N से P के साइड के करंट के डायरेक्शन को नेगेटिव मानेंगे। तब इस केस में हमारा जो रिवर्स बायस का IV कैरेक्टरिस्टिक बनेगा, रिवर्स बायस में करंट माइक्रो एम्पियर में मेजर करेंगे और रिवर्स बायस का वोल्टेज भी पोलैरिटी पलट गया तो अपोजिट कर दिया, फोर्थ क्वाड्रेंट में बना लेंगे। इस तरीके से जैसे जैसे करंट का मैग्नीट्यूड, जैसे जैसे रिवर्स वोल्टेज को बढ़ाओगे थोड़ा थोड़ा फील्ड बढ़ेगा और एक टाइम तक बढ़ेगा, इसके बाद नहीं बढ़ाओगे। ये डायोड का स्पेसिफिकेशन दिया होता है डायोड के साथ कि भैया अपोजिट पोलैरिटी के साथ में रिवर्स बायस में इससे ज्यादा वोल्टेज मत लगाना, नहीं तो माइनॉरिटी कैरियर्स का मूवमेंट जैसे ही ज्यादा होगा जंक्शन ब्रेक कर जाएगा, लार्ज अमाउंट का हीट जनरेट होगा, डायोड खत्म हो जाएगा, डायोड बर्बाद हो जाएगा। तो जो ये नेगेटिव साइड का रिवर्स वोल्टेज का मैक्सिमम वैल्यू है, दिस इज कॉल्ड BBR ब्रेक डाउन वोल्टेज, इसी को क्या बोलते हैं, ब्रेक डाउन वोल्टेज। और ये डायोड के स्पेसिफिकेशन में दिया होता है। हम जब भी डायोड का यूज करें तो कोशिश करें कि रिवर्स में रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज का वैल्यू ज्यादा हो, जिससे ज्यादा रिवर्स वोल्टेज में वो रुका रह सके। फॉरवर्ड वोल्टेज में डायोड कभी बंद नहीं करेगा, लेकिन रिवर्स बायस में जितना वोल्टेज बढ़ाते जाओगे करंट धीरे धीरे बढ़ेगा माइक्रो एम्पियर में, लेकिन ब्रेकडाउन वोल्टेज जैसे ही क्रॉस करोगे हीट लार्ज अमाउंट का जनरेट होगा, डायोड ब्रेक कर जाएगा, डायोड हमारा खत्म हो जाएगा। इसके बाद में तो हमें रिवर्स बायस में अब यहां से यहां तक जो करंट है ये माइनॉरिटी करंट, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण ड्रिफ्ट करंट है और डिफ्यूजन करंट उधर साइड में था। तो दोनों को चाहे तो कंबाइन कर सकते हैं और इसका चाहो तो तुम लोग डायग्राम, सर्किट डायग्राम ये ऐसे बना सकते हो, ये पी टाइप ये एन टाइप। इसमें जो रिवर्स बायस का करंट होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा होगा, बस यही है हमारे पास। तो यहां से देखा जाए तो ये रिवर्स बायस का करंट आइडियली अगर बात किया जाए तो आइडियली रिवर्स बायस का करंट यहां से यहां तक आओ तो लगभग ऑलमोस्ट जीरो है। तो रिवर्स बायस का जो रेजिस्टेंस आया डेल्टा VR बाई डेल्टा IR, दिस इज वेरी हाई, क्योंकि स्लोप लगभग डेल्टा I बाई डेल्टा V लगभग जीरो है, वेरी हाई। या आइडियली बात करूं तो फॉर आइडियल डायोड आर रिवर्स बायस का डायनेमिक रेजिस्टेंस, आइडियल डायोड रिवर्स बायस में डायोड का रेजिस्टेंस जो होगा वो इनफाइनाइट होगा, मतलब डायोड ओपन सर्किट की तरीके से बिहेव करेगा। तो यहाँ पे हम दोनों का कंबाइन बना लेते हैं, प्रैक्टिकल डायोड के लिए और आइडियल डायोड के लिए, दोनों के लिए कैरेक्टरिस्टिक। फिर इसका यूज बता देते हैं रेक्टिफायर। फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक बायस, IV कर्व या VI कैरेक्टरिस्टिक, IV कैरेक्टरिस्टिक, PM जंक्शन डायोड। फॉर प्रैक्टिकल डायोड अगर मैं बात करूं, प्रैक्टिकल डायोड का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस आएगा। तो प्रैक्टिकल डायोड में
फॉरवर्ड बायस जैसा बनाया है, रिवर्स बायस वोल्टेज, फॉरवर्ड करंट माइक्रो एम्पियर मिली एम्पियर में, रिवर्स करंट माइक्रो एम्पियर में। फॉरवर्ड ये बना हमारे पास और ये आ जाएगा नी वोल्टेज 0.7 फॉर 0.7 और 0.6 वोल्ट फॉर सिलिकॉन और 0.2 वोल्ट फॉर जर्मेनियम। और यहां से यहां तक ये जो आया है ब्रेक डाउन वोल्टेज, ये हमारा प्रैक्टिकल डायोड के लिए हुआ। आइडियल डायोड के लिए अगर बात करूं तो आइडियल डायोड के लिए जो कैरेक्टरिस्टिक आएगा कुछ ऐसा बन जाएगा। फॉरवर्ड करंट 0 रहेगा जब तक कि नी तक नहीं पहुंचे, नी वोल्टेज के बाद सीधा आ गया। और रिवर्स बायस में ब्रेक डाउन तक जाओगे कोई करंट नहीं दिखेगा और ब्रेक डाउन से ज्यादा ले करके नहीं जाओगे। बस ये हमारा फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक, रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक। तो आइडियल डायोड के लिए रेजिस्टेंस जो होगा फॉरवर्ड रेजिस्टेंस 0, रिवर्स रेजिस्टेंस इनफाइनाइट। प्रैक्टिकल डायोड के लिए फॉरवर्ड रेजिस्टेंस आफ्टर डायोड कंडक्टिंग डिफ्यूजन करंट प्रॉपरली स्टार्ट होने के बाद फॉरवर्ड रेजिस्टेंस वेरी लो, रिवर्स रेजिस्टेंस वेरी हाई बिफोर द ब्रेकडाउन रीजन। अब यहां से एक चीज समझ में आया कि जब फॉरवर्ड बायस कर रहे हैं तो डायोड में करंट डिफ्यूजन फ्लो कर रहा, लार्ज अमाउंट का करंट मुझे दिख रहा है। और जब रिवर्स बायस में आता है तो माइक्रो एम्पियर में करंट है जो कि नेग्लिजिबल भी हो सकता है या मान लो 0 है। तो डायोड एक साइड में कंडक्ट कराता है जब फॉरवर्ड बायस मतलब पी टाइप को पॉजिटिव और एन टाइप को नेगेटिव, या पी टाइप को हायर पोटेंशियल एन टाइप को लोअर पोटेंशियल पे कनेक्ट करते हैं तो डायोड कंडक्टिंग होता है। जब उल्टा करते हैं एन को हायर पोटेंशियल पे, पी को लोअर पोटेंशियल पे, तो डायोड नॉन कंडक्टिंग होता है। तो ये डायोड का यूनिडायरेक्शनल करंट फ्लो कराने की प्रॉपर्टी का यूज करके हम लोग डायरेक्शन चेंज करने वाले करंट जैसे अल्टरनेटिंग करंट, इसको हम यूनिडायरेक्शनल करंट में बदल सकते हैं। यूनिडायरेक्शनल करंट में एसी में करंट दोनों डायरेक्शन में फ्लो करता है, कुछ देर इधर, मैग्नीट्यूड भी वेरिएबल होता है। तो मैग्नीट्यूड वेरिएबल रहे उससे फर्क नहीं, लेकिन अगर मैं डायोड यूज कर लूं तो मुझे ये पता है कि या तो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा उस डायोड से, या करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। मतलब करंट को मैं यूनिडायरेक्शनल अगर फ्लो कराने लगूं तो यूनिडायरेक्शनल करंट फ्लो करने के मतलब एसी करंट को हम बदल ले जाएं यूनिडायरेक्शनल करंट में, तो इसी करंट को बोल दिया जाता है क्या? रेक्टिफिकेशन। और जो डायोड से वो डिवाइस बनता है उसे क्या बोला जाता है? रेक्टिफायर। क्या बोलेंगे उसको? रेक्टिफायर। तो अब हम लोग बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड एज अ रेक्टिफायर। एप्लीकेशन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड एज रेक्टिफायर। भाई सोचा था बहुत छोटा टॉपिक रहता है, बार बार सोचता हूँ, लेकिन है बड़ा। मुझे लगा था मैं 2 लेक्चर में निपटा दूंगा, लग रहा है पर्याप्त लेक्चर लगना चाहिए। ठीक है, क्या करना है, क्या पता अभी फिर से टल जाए पेपर, है ना। तो तैयारी करते रहो, एक ही साल में 3 साल की तैयारी हो जाएगी। पेपर कैसा भी होगा तो कर ही लोगे, सबके लिए होगा। जो आराम करेगा उसके लिए तो बर्बाद हो रहा है, लेकिन जो अभी पढ़ रहा है तो उसके लिए बहुत बार पढ़ने का मौका मिल रहा है। वो अच्छे से कई बार रिवाइज करे, जितनी बार करेगा अच्छा परफॉर्म करेगा। तो हम लोग क्या करने जा रहे थे? एप्लीकेशन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड एज अ रेक्टिफायर। रेक्टिफायर का मतलब समझ गए हैं कि हमें करंट का जो डायरेक्शन दिखे वो यूनिडायरेक्शनल हो जाए। तो हम लोग
पहले बात करते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर HW। कोई हमें बोर्ड के लिए तो ये सब करना नहीं है। अभी हम लोग जो कर रहे हैं नीट एग्जाम के लिए, हम कुछ लिखेंगे नहीं, बस केवल डायग्राम बनाएंगे और समझा देंगे क्या हो रहा है। यहाँ पे AC मेंस कनेक्ट कर दोगे, AC मेंस यहाँ कनेक्ट किया, फिर ट्रांसफार्मर स्टेप अप स्टेप डाउन जैसा चाहिए होगा वो करके देगा इधर साइड में। और फिर मैंने सपोज एक डायोड लगा दिया और यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस RL लगा दिया और इस साइड में ग्राउंड कर दिया। ग्राउंड कर देंगे ठीक रहेगा, नहीं करेंगे तो भी चलेगा, ना तो ग्राउंड क्या फर्क पड़ेगा। हम लोग इस साइड में क्या करते हैं, इसको तो अब लोड रेजिस्टेंस के क्रॉस हम आउटपुट वोल्टेज लेना चाहिए। आउटपुट वोल्टेज इधर साइड में लेना चाहिए। देखो जरा, जब यहाँ पे AC आएगा इनपुट इस जगह पे, यहाँ से AC मेन से म्यूचुअल इंडक्शन से ट्रांसफार्मर AC स्टेप अप या स्टेप डाउन करके यहाँ देगा, तो जब एक साइकिल अगर मान लेता हूं ये हमारे पास इनपुट साइकिल है, इनपुट साइकिल रहा साइनोसॉइडल, तो ये पॉजिटिव साइकिल में अगर ये टर्मिनल पॉजिटिव हुआ तो ये टर्मिनल नेगेटिव होगा। तो पॉजिटिव साइकिल में देखो डायोड कंडक्टिंग होगा, डायोड कंडक्टिंग होगा तो डायोड से करंट पास करेगा और फिर करंट मिला तो I इंटू RL हमारे पास टाइम वेरिएबल आउटपुट में एक वोल्टेज मिल जाएगा। पॉजिटिव साइकिल में मिल गया वोल्टेज। फिर जब नेगेटिव साइकिल आएगा तो ये वाला हायर पोटेंशियल पे हो जाएगा, पलट जाएगा साइकिल पे, ये टर्मिनल हायर पोटेंशियल पे, ये टर्मिनल लोअर पोटेंशियल पे, तो डायोड नॉन कंडक्टिंग होगा। डायोड नॉन कंडक्टिंग होगा मतलब रिवर्स बायस में डायोड नॉन कंडक्टिंग, करंट जीरो, तो आउटपुट वोल्टेज भी यहां से यहां तक कितना रहने वाला है, जीरो के बराबर। फिर पॉजिटिव साइकिल में कंडक्ट करेगा। ये तो क्लियर हो गया होगा कि हाफ वेव रेक्टिफायर क्यों बोला गया। हाफ वेव रेक्टिफायर क्यों बोला गया, क्योंकि देखा जाए तो केवल पॉजिटिव साइकिल में ही आउटपुट में वोल्टेज मिल रहा है और नेगेटिव साइकिल का वोल्टेज गायब है। मतलब आधा टाइम के लिए हमें एक डायरेक्शन में करंट दिखा, वोल्टेज दिखा, एक हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल, टर्मिंग पोटेंशियल का वेरिएशन था, मतलब रिपल्ड एसी कंपोनेंट आ रहा है लेकिन डायरेक्शन नहीं पलट रहा है, मैग्नीट्यूड वेरी कर रहा है, यूनि डायरेक्शनल है। करंट का मैग्नीट्यूड या वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस का मैग्नीट्यूड बढ़ा, फिर कम हुआ, फिर जीरो, फिर बढ़ा, फिर कम हुआ, लेकिन इसी साइड में डायरेक्शन नहीं पलटा। तो आधे साइकिल के लिए, हाफ टाइम पीरियड के लिए कुछ नहीं मिला, हाफ टाइम पीरियड के लिए मुझे मिल रहा है पोटेंशियल डिफरेंस, इसीलिए इसको क्या बोला गया, हाफ वेव रेक्टिफायर। अब हाफ वेव रेक्टिफायर में एक चीज का ध्यान रखना है कि पीक इनवर्स वोल्टेज, बैक डाउन वोल्टेज ज्यादा हो, क्योंकि मान लो यहाँ पे V का पोटेंशियल डिफरेंस बना, ये यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक का V का पोटेंशियल डिफरेंस अगर रहा तो रिवर्स बायस में अपोजिट पोटेंशियल डिफरेंस भी मिलेगा। और पीक वोल्टेज जो मिला है यहाँ पे, वो अगर इसके पीक इनवर्स वोल्टेज या इसका पीक वोल्टेज जो रहा रिवर्स बायस में, इसके ब्रेकडाउन वोल्टेज से अगर ज्यादा हुआ तो ब्रेकडाउन हो जाएगा डायोड का, हमें बचाना है। तो इसके पीक वोल्टेज से डायोड का रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज जो है वो ज्यादा रखना होगा, ऐसा डायोड सेलेक्ट करना होगा। अब ये हमारे लिए बहुत यूजफुल नहीं है, इसको इसीलिए बोला गया हाफ वेव रेक्टिफायर। हमें चाहिए कि हर एक टाइम के लिए, सपोज मैं AC से DC कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो DC में तो कंटिन्यूअसली कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का करंट फ्लो करना चाहिए। तो मैग्नीट्यूड कांस्टेंट किसी और प्रोसेस से बाद में करेंगे, पहले एक डायरेक्शन में तो करंट लाए और करंट कभी मिसिंग ना हो। यहां से यहां तक करंट फिर जीरो, यहां से यहां तक वोल्टेज फिर जीरो, फिर वोल्टेज फिर जीरो, तो ये DC नहीं हो सकता। DC के लिए मान लो हर एक टाइम के लिए अगर वोल्टेज या करंट एक डायरेक्शन में मुझे दिख जाए,
फिर उसको कुछ और हम आगे फिल्ट्रेशन करके हम फाइनली मैग्नीट्यूड को भी कांस्टेंट कर लेंगे। तो वो एक अलग सर्किट आगे लगाएंगे, लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे कि दोनों साइड के करंट या वोल्टेज को आउटपुट में देख पाए। तो वो सेकंड हमारे पास आ गया फुल वेव रेक्टिफायर, FWR, फुल वेव रेक्टिफायर। सेकंड है फुल वेव रेक्टिफायर, FWR। फुल वेव रेक्टिफायर दो तरीके का, एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है डायग्राम वो सेंटर टेप ट्रांसफार्मर का दिया हुआ है। मतलब दो डायोड, पहले एक डायोड से यूज करके हाफ किया रेक्टिफायर, दूसरा एक और डायोड ले आए, नीचे वाला भी हम उसी डायरेक्शन में करंट लाना चाहेंगे। तो देखो कैसे होगा, एक डायोड यहां लगाए, एक डायोड यहां लगा दिए, और इसके बाद में हम एनसीईआरटी का डायग्राम अगर जोड़े नहीं, ठीक है, एनसीईआरटी के डायग्राम को बना देता हूँ, ज्यादा ठीक रहेगा। मैं अपना डायग्राम बाद में बता दूंगा, या अपना पहले बता दूंगा। इसको ज्वाइंट कर दो, सबसे आसान तो मेरा वाला डायग्राम है। सेंटर यहाँ पे बनाया, इसको लोड रजिस्टेंस और इसको मैंने ग्राउंड कर। इस वाले फुल वेव रेक्टिफायर का एक बहुत बड़ा नेगेटिव है कि ट्रांसफार्मर मुझे सेंटर टेप्ड करना होता है। मिडिल में एसी मेंस यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। मिडिल में हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे मान लो कि टोटल 500 टर्न है तो 250 टर्न पे ला करके वायर निकाला, फिर 250 टर्न में 250 टर्न पे जो वायर निकाला था उसे ग्राउंडेड कर दिया। मतलब ऊपर वाले या नीचे वाले का कोई भी पोटेंशियल बने, इसका पोटेंशियल हमेशा कितना रहने वाला है, 0 के बराबर। तो अब अगर मैं यहाँ पे इसका पोटेंशियल हमेशा 0 के बराबर रहा, ग्राउंडेड है, तो पॉजिटिव साइकिल में ये हायर पोटेंशियल पे होगा, नेगेटिव, और ये माइनस बी पे होगा। पॉजिटिव साइकिल में प्लस बी, ये माइनस बी। तो देखा जाए पॉजिटिव साइकिल में प्लस बी और इधर 0, तो ये कंडक्टिंग, और ये नेगेटिव बी और यहां आ जाओ तो 0, तो ये नॉन कंडक्टिंग। नहीं, इधर जाओगे तब तो प्लस बी मिल जाएगा। तो ऑब्वियस है ये लोअर पोटेंशियल और ये हायर पोटेंशियल पे कनेक्टेड है, तो ये डायोड D2 जो होगा वो नॉन कंडक्टिंग होगा पॉजिटिव साइकिल में, D1 कंडक्टिंग होगा। लेकिन जब नेगेटिव साइकिल आएगा तब इधर साइड में ये पॉजिटिव बी हो जाएगा और ये नेगेटिव बी हो जाएगा, और ये तो 0 ही रहेगा। तो नेगेटिव साइकिल में D2 देखो, D2 का P हायर पोटेंशियल पे और N 0 पे कनेक्टेड है, तो D2 कंडक्टिंग, लेकिन D1 नॉन कंडक्टिंग हो जाएगा, तो D1 का P नेगेटिव पोटेंशियल पे और दूसरा टर्मिनल पॉजिटिव पोटेंशियल पे। तो फॉरवर्ड बायस के केस में पॉजिटिव साइकिल कंडक्ट होके बाहर आएगा, और करंट का डायरेक्शन जरा देखो, मान लो ये इनपुट था हमारे पास, ये हमारे पास इनपुट है और आउटपुट यहां हम लोग निकालना चाह रहे हैं। तो करंट देखो जरा, जब D1 कंडक्ट कर रहा है तो करंट ऐसा है क्या, जब D1 कंडक्ट करेगा, when D1 कंडक्ट करेगा तब करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, लोड रेजिस्टेंस का ये टर्मिनल है, ये लोअर पे। और जब D2 कंडक्ट करेगा तब ऐसा ही करंट फ्लो करेगा। तो फिर देखो क्या लोड रेजिस्टेंस से करंट एक ही डायरेक्शन में, ये टर्मिनल है ये लोअर पे, तो लोड रेजिस्टेंस पे जो आउटपुट वोल्टेज हम लोग ले रहे थे वो हमेशा एक ही डायरेक्शन में आ रहा है, ये एंड हायर ये एंड लोअर पे। तो हमारा ये पॉजिटिव साइकिल में तो आएगा ही, कौन कंडक्ट किया है, D1 ने। फिर नेगेटिव साइकिल में कौन कंडक्ट किया, डायरेक्शन तो वही आएगा, कौन कंडक्ट किया, D2 ने। फिर पॉजिटिव साइकिल कौन कंडक्ट किया, D1 ने। फिर नेगेटिव साइकिल कौन कंडक्ट किया, D2 ने। तो यहां देखा जाए तो हमारे पास यूनिडायरेक्शनल पोटेंशियल डिफरेंस या करंट मिलके आ गया, इसीलिए इसको क्या बोल दिया गया, फुल वेव रेक्टिफायर।
बाकी अगर इसका डायग्राम एनसीईआरटी वाला देखोगे तो एनसीईआरटी में कुछ किया नहीं गया, एनसीईआरटी में कुछ ऐसा बनाया गया है, ग्राउंडिंग को बाहर निकाल के दिखा दिया गया है और थोड़ा कॉम्प्लेक्स हटाने के लिए, जैसे ये ग्राउंड यहाँ करना है, यहाँ पे ग्राउंडिंग कर दिया D1 D2 और इस साइड में लोड रेजिस्टेंस लगा दिया और यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज ले लिया और लोड रेजिस्टेंस का ये टर्मिनल ग्राउंड कर दिया। बात एक ही है कि नहीं, ग्राउंडेड ग्राउंडेड को मिला सकते हो, ले जाकर के सीधा कर दो तो यही डायग्राम बन जाएगा, तो उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं कि एनसीईआरटी में क्या दिया था। यहाँ पे सेंटर में यहाँ पे टैपिंग करा गया है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर, सेंटर टैप रेक्टिफायर, सेंटर टैप FWR फुल वेव रेक्टिफायर। एक और बनता है जो एनसीईआरटी में नहीं दिया है लेकिन एनसीईआरटी में नाम लिया है कि हम लोग एक और फुल वेव रेक्टिफायर बनाते हैं और ज्यादातर उसी का यूज होता है क्योंकि यहाँ पे पीआईवी ज्यादा रिक्वायर्ड होता है। मान लो अगर सेंटर टैप से यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस, पीक वोल्टेज मैंने बना रखा है 20 वोल्ट का, तो जब रिवर्स बायस में ये आएगा तो ये -20 और ये +20 मिला करके इसको रिवर्स बायस में पीआईवी हमें मिल जाएगा कितना, 40 वोल्ट का। रिवर्स बायस में पीक इनवर्स वोल्टेज 40 वोल्ट का मिलेगा और तब हमें ब्रेकडाउन वोल्टेज भी 40 वोल्ट को क्रॉस कराना पड़ेगा, नहीं तो डायोड बर्न कर जाएगा। तो इस केस में सेंटर टेप में दो नेगेटिव है कि हमें पीक इनवर्स वोल्टेज या रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ डायोड शुड बी हाई सो दैट पोटेंशियल डिफरेंस, अगर मान लो मैं 5 वोल्ट का पीक लेकर के चल रहा हूं तो मुझे ब्रेकडाउन वोल्टेज 10 वोल्ट का रिक्वायर्ड होगा। लेकिन ब्रिज वेव रेक्टिफायर में क्या होगा कि अगर मैं 5 वोल्ट पीक का लेकर के चलूंगा तो मैं 2.5 वोल्ट के ब्रेकडाउन वोल्टेज में भी काम चला लूंगा, मतलब वहां पे स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। और दूसरा है कि ट्रांसफार्मर भी कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, सेंटर टैपिंग नहीं करना पड़ेगा। तो हम लोग ब्रिज रेक्टिफायर की भी बात कर लेते हैं फटाफट। इसी का ही सेकेंड पार्ट, ब्रिज FWR फुल वेव रेक्टिफायर, ब्रिज रेक्टिफायर या ब्रिज फुल वेव रेक्टिफायर 4 डायोड से बनाया जाता है। यहाँ पे अगर देखें जब पॉजिटिव साइकिल आएगा तो पॉजिटिव साइकिल में ये वाला हायर पोटेंशियल पे और ये लोअर पोटेंशियल पे होगा। तो पॉजिटिव साइकिल में अगर मैं इसको V पोटेंशियल बनाता हूं तो यहाँ पे 0 मान लेंगे, है ना। तो देखा जाए तो D1 का P हायर पोटेंशियल पे है तो D1 फॉरवर्ड बायस में हुआ
और D3 का जो P है वो लोअर पोटेंशियल पे D3 नॉन कंडक्टिंग होगा, रिवर्स बायस। D2 का N लोअर पोटेंशियल पे फॉरवर्ड बायस। D4 का N हायर पोटेंशियल पे है रिवर्स बायस। इसका मतलब पॉजिटिव साइकिल के लिए D4 और D3 नॉन कंडक्टिंग, D1 और D2 कंडक्टिंग। मतलब पॉजिटिव साइकिल में जो करंट चलेगा वो कुछ ऐसा आएगा, D1 से क्रॉस करते करते फिर D2 से होते होते और फाइनली ये पहुंच गया। तो पॉजिटिव साइकिल में कंडक्शन हुआ और सपोज मेरे पास ये इनपुट रहा, ये इनपुट रहा, तो आउटपुट में पॉजिटिव साइकिल में ये करंट मिल जाएगा। और पॉजिटिव साइकिल में कौन कौन कंडक्ट करा रहा, D1 D2। नेगेटिव साइकिल में बात करता तो ये हायर पोटेंशियल पे होता, ये लोअर पोटेंशियल पे होता, तब उस केस में D3 कंडक्टिंग होता, फिर इधर से चल के D4 से चल के यहाँ पे वापस पहुंच जाते। तो देखो जरा, दोनों केस में करंट तो एक ही डायरेक्शन में फ्लो किया है, नहीं करंट ऐसे चल के ऐसे ही फ्लो किया, मतलब ये हायर या लोअर पोटेंशियल पे। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस आया वो यूनी डायरेक्शनल आया, चाहे पॉजिटिव साइकिल है चाहे नेगेटिव साइकिल है। तो दोनों केस में हमारे पास ऐसा कुछ। अब यहाँ पे कौन कंडक्ट करा रहा, D3 D4 और यहाँ पे फिर D1 D2 पॉजिटिव साइकिल में, नेगेटिव साइकिल में D3 D4। तो हल्का सा मैंने बता दिया कि ये ब्रिज रेक्टिफायर है, और ब्रिज रेक्टिफायर में सिंपल ये फॉरवर्ड लेकर के ऐसा चलेगा, उसी जैसा ये बनाओ डायोड वैसा ये बनाओ। जिस तरीके से पलट करके इसका P इधर था तो इसका N लगा के ये बनाओ, सेम सेंस में इधर बनाओ और यहाँ पे ब्रिज रेजिस्टेंस लगा दो। इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो आउटपुट वोल्टेज मिलेगा वो यूनिडायरेक्शनल होगा, मतलब फुल वेव रेक्टिफाइड हुआ। अब सपोज यहाँ पे V यहाँ पे 0 है तो पोटेंशियल डिफरेंस V है। रिवर्स बायस में ये होगा और ये होगा, अगर ये दोनों फॉरवर्ड में है तो पीआईवी के लिए देखा जाए तो दो डायोड मिलकर के V वोल्ट को देख रहे होंगे, तो इफेक्टिवली एक डायोड पे V/2 का लोड पड़ेगा। तो हमारा जो ब्रेकडाउन वोल्टेज होगा वो कम रिक्वायर्ड होगा। मतलब हमें यहाँ पे डायोड का अगर कम ब्रेकडाउन वोल्टेज हो तो भी हम लोग फुल वेव रेक्टिफायर बनाएंगे, उसकी स्टेबिलिटी बनी रहेगी। और इस केस में कहीं ट्रांसफार्मर की सेंटर टेपिंग की जरूरत नहीं है। तो ये हमारा रेक्टिफायर कंप्लीट हुआ। अब रेक्टिफाइड आउटपुट को हम लोग फिल्टरिंग करके डीसी में कन्वर्ट कर लेंगे। बस इसके बाद में आज वाला लेक्चर तो खत्म हो जाएगा। हम लोगों के पास फुल वेव एसी फिल्टर की बात कर लेता हूं, या फिल्टर की बात कर लेता हूं, है ना, सिंपल फिल्टर। हमारे पास रेक्टिफाइड आउटपुट से डीसी नहीं बोल सकता, उसको डायरेक्ट करंट कांस्टेंट स्टेडी करंट नहीं बोल सकता, क्योंकि टाइम वेरिंग वोल्टेज या टाइम वेरिंग करंट है यूनिडायरेक्शनल। तो हमें टाइम के साथ मैग्नीट्यूड अगर कांस्टेंट करना है, स्टेडी करना है, तो फिर वहां पे जो रिपल्ड एसी पार्ट है उसको सप्रेस करना होगा। और इस रिपल्ड एसी पार्ट को सप्रेस करने के लिए हम लोग यहाँ पे जो आउटपुट ऑफ रेक्टिफायर वर्सेस टाइम ये बना के रखे हैं, और मान लो पीक वोल्टेज यहाँ पे V0 के बराबर है। तो फिर हम फुल वेव रेक्टिफायर के आगे, फुल वेव रेक्टिफायर चाहे सेंटर टेप ले लो और चाहे ब्रिज रेक्टिफायर ले लो, और यहाँ पे एसी मेंस कनेक्ट कर दो। एसी मेंस कनेक्ट करो थ्रू द ट्रांसफार्मर, जितने वोल्ट का तुम्हें चाहिए डीसी। और फिर इसके बाद में इधर साइड में या तो लोड के साथ सीरीज में इंडक्टर लगा दो, लेकिन तुम्हारे सिलेबस में जो दिया है वो क्या दिया हुआ है, कैपेसिटर दिया हुआ है।
तो हाई कैपेसिटेंस का एक कैपेसिटर पैरेलल में लगा दो लोड रेजिस्टेंस के साथ, तो तुम्हें जो यहां आउटपुट मिलेगा, दिस आउटपुट ऑफ फिल्टर जो आएगा, आउटपुट ऑफ फिल्टर, ये जो होगा ये हमारे पास रिपेल्ड डीसी, मतलब डीसी होगा ऑलमोस्ट कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का। कैसा बनेगा ये आउटपुट ऑफ फिल्टर, और कैसे काम करेगा ये केवल हल्का से बोल दूंगा क्योंकि तुम्हें कोई बोर्ड थोड़े लगेगा। और इसकी वैल्यू जो होगी वो ऑलमोस्ट पीक वैल्यू ऑफ द आउटपुट वोल्टेज ऑफ द फुल वेव रेक्टिफायर। यहां पे एसी प्लस डीसी आएगा और फिर इधर साइड में केवल डीसी जाएगा, एसी इधर से पास कर जाएगा, इधर साइड में डीसी आउटपुट मिल जाएगा। फिल्टर कैसे एसी फिल्टर काम करेगा ये बता देता हूं। सपोज कैपेसिटर रहा और ये आरएल रहा, है ना। कैपेसिटर मान लो हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर है। फर्स्ट पॉजिटिव साइकिल के लिए एक पीक आया, उसमें ये कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गया और मान लो ये रेजिस्टेंस नहीं लगा, फुल्ली चार्ज होगा पीक वोल्टेज V0 तक। अब ये रेजिस्टेंस अगर कनेक्ट कर दो तो इधर से रास्ता मिलेगा, कैपेसिटर डिस्चार्ज होना शुरू करेगा। कैपेसिटर डिस्चार्ज होना शुरू करेगा तो जितना पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ होगा उतना पैरेलल में लगा तो यहाँ बनाएगा, मतलब पीक वोल्टेज V0 था तो ऑलमोस्ट V0 यहाँ बनाएगा। लेकिन कैपेसिटर जब डिस्चार्ज होने लगा तो यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज का मैग्नीट्यूड कम होना शुरू करेगा, तो थोड़ा सा कम होगा, थोड़ा सा V0 से कम होगा। लेकिन हम R इंटू सी टाइम कांस्टेंट की वैल्यू इतनी ज्यादा रखें कि रेट ऑफ डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर बहुत स्लो, जितना टाइम कांस्टेंट ज्यादा उतना रेट ऑफ डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर बहुत छोटा होगा, बहुत कम होगा। तब उस केस में RL तो मान लो फिक्स है, तो हम लोग क्या करेंगे, C की वैल्यू बढ़ा देंगे। जितना हाई कैपेसिटेंस लेंगे उतना अच्छा डीसी आउटपुट हमें मिल करके आएगा। तो जैसे ही ये डिस्चार्ज होना शुरू करेगा, मान लो हाफ टाइम पीरियड के लिए, सपोज 50 हर्ट्ज है तो हाफ टाइम पीरियड के लिए, है ना, हाफ टाइम पीरियड के लिए ये फुल्ली चार्ज था। अब उसके बाद में डिस्चार्ज होना शुरू किया, जैसे डिस्चार्ज होना शुरू करेगा तो अगला हाफ टाइम पीरियड वाला साइकिल आएगा, फिर से ये चार्ज हो जाएगा। मतलब ये डिस्चार्ज पूरा नहीं हो पाएगा, उससे पहले नेक्स्ट वाले इस वाले से तो चार्ज था, फिर जैसे डिस्चार्जिंग स्टार्ट हुआ आरएल के कारण तो ये वाला साइकिल का करंट जाकर के फिर से इसको चार्ज कर देगा, तो दोबारा से फिर V0 ऑलमोस्ट मेंटेन करेगा, फिर डिस्चार्ज होना चाहेगा। तो रेट ऑफ डिस्चार्जिंग बहुत स्लो है, इसका मतलब बहुत ज्यादा डिस्चार्ज नहीं हुआ, V0 से थोड़ा सा वोल्टेज कम हुआ और वापस वही वोल्टेज मेंटेन कर देगा। इस तरीके से कैपेसिटर जो होगा वो एसी कंपोनेंट को मान लो कि बाईपास करा देगा और केवल डीसी कंपोनेंट हमारे पास आउटपुट में निकल करके आ जाएगा। समझ में आई बात, फिल्टर कैसे काम करता है। बाकी कहानी ज्यादा जान के क्या करना है। और अगर यहाँ पे इंडक्टर लगा देते तो इंडक्टर क्या करता है, इंडक्टर जो होता है इसके साथ अगर सीरीज में लगा देता मैं यहाँ पे इंडक्टर, तो इंडक्टर एसी को रोकता, क्योंकि एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल, एसी को ज्यादा जितना ज्यादा करंट वेरी करता उसको रोकता, टाइम वेरिंग करंट को रोकता, स्टॉप कराता बैक ईएमएफ, सेल्फ ईएमएफ, और जो पार्ट कांस्टेंट करंट है उसको बाईपास करा, उसको पास करा देता, तो हमारे पास और फिल्टर्ड एसी से डीसी मिल जाता। तो मोस्टली हमारे पास जो फिल्टर का पर्पस था वो क्या था कि पहले तो रेक्टिफायर से क्या किया, फुल वेव रेक्टिफायर से मैंने एसी से यूनिडायरेक्शनल करंट बनाया, रिपल्ड एसी। उसके बाद में फिल्टर लगाया, तो फिर मैंने फिल्टर करके केवल क्या बना लिया, डीसी कंपोनेंट आउटपुट में बना लिया। और ये ऑलमोस्ट स्टेडी करंट होगा, और स्टेडी करंट का जो वैल्यू आएगा या स्टेडी पीक वैल्यू जो आएगी करंट की या वोल्टेज की, वो आउटपुट ऑफ रेक्टिफायर के पीक वैल्यू के बराबर होगा। मतलब डीसी की जो वैल्यू आई वो आरएमएस के बराबर नहीं आएगी, फिल्टर का आउटपुट वो आउटपुट ऑफ द रेक्टिफायर का जो पीक वैल्यू होगा ऑलमोस्ट उसके बराबर आएगा। तो ये हमारा रेक्टिफायर कंप्लीट हुआ। अब स्पेशल पर्पस डायोड बचा है, जनरल डायोड, एलईडी, फोटो डायोड, सोलर सेल, इसके बाद ट्रांजिस्टर, देन लॉजिक गेट। तो
बचा है, अभी काफी बचा है, थोड़ा थोड़ा सब मैं एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने का मन तो कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं लगता है कि बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करो, बोर ना हो जाए। और हमें इतना जानना है कि जो जो मैं बोल रहा हूँ वो गलत तो नहीं है कहीं, लेकिन ये है कि जितनी चीजें बोल रहा हूँ उसमें कहीं भी क्वेश्चन थ्योरेटिकल बन सकता है, और थ्योरेटिकल क्वेश्चन डायरेक्ट सॉल्व होगा, खाली एक बार देखते चले जाओ। थोड़ा थोड़ा और आगे की जो भी है, जैसे मान लो ट्रांजिस्टर है, उसकी बहुत ज्यादा थ्योरी नहीं पढ़ाने का रंग है, पढ़ाना भी नहीं चाहिए, उसमें सीधा न्यूमेरिकल के लिए फॉर्मूला लिख के चला दिया जाएगा काम। लेकिन जो एलईडी है, फोटो डायोड है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक, एलईडी कैसे लाइट प्रोड्यूस करता है, या फोटो डायोड या सोलर सेल जो लगा होता है, या जो आजकल के डेट में देखते हो कि बहुत सारा जो सोलर पैनल लगा होता है, वो सब कैसे काम करता है, सेमीकंडक्टर पीएन जंक्शन डायोड ही होता है, वो सब कैसे काम करता है, उसके बारे में थोड़ा थोड़ा बता देंगे। एक बार आप लोग एनसीईआरटी से, हाँ ये बताना भूल गया था अभी तक, एनसीईआरटी के पेजेस एक बार जिनके पास नहीं वो नेट पे जाके डाउनलोड कर ले, है ना, ये ना कहें कि सर घर पे जो है एनसीईआरटी भूल गए, नेट पे जाके डाउनलोड कर लो ये चैप्टर। एनसीईआरटी में आप लोग जो है फोटो डायोड, जेनर डायोड, एलईडी, सोलर सेल, ये चारों चीजें पढ़ लेना, जिससे नेक्स्ट लेक्चर में जब मैं इसको बताऊं तो कुछ चीजें रह भी जाए तो तुम्हें रिलेट करना आ जाए कि तुम जो चीजें पढ़े थे और मैंने जो बोला वो दोनों चीजें मिल गई, कंप्लीट हो गया है। तो ठीक है, इसके आगे रिवीजन आप लोग करते रहिए। आज का लेक्चर यही खत्म करते हैं। थैंक यू।